तो 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी मिली कैसे? इसकी राह आप जानते हैं बिल्कुल आसान नहीं थी। देश उस वक्त ना एक बहुत बड़े सवाल से जूझ रहा था। आज़ादी हासिल तो करनी है, पर कैसे? क्या ताकत के दम पर या फिर शांति से? ये कहानी है उन्हीं दो विचारधाराओं की और उस एक इंसान की जिसने इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। तो देखिए, सवाल सिर्फ आज़ादी पाने का नहीं था। असली सवाल तो ये था कि आज़ादी के लिए रास्ता कौन सा चुना जाए। एक तरफ था कि ब्रिटिश शासन को मतलब बल के जोर पर उखाड़ फेंका जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता था जो शायद दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और बस यही वो दुविधा थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा तय कर दी। तो दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक था क्रांति का, जहां आज़ादी अपनी ताकत के दम पर छीननी थी, और दूसरा था शांति का मार्ग, जिसे हम कहते हैं अहिंसा। और इसी दूसरे रास्ते को, इसी बिल्कुल नए रास्ते को दिखाने वाले थे मोहनदास करमचंद गांधी। जी हां, वही गांधी जिन्हें बाद में पूरी दुनिया ने महात्मा कहा। लेकिन सुनिए, जिस गांधी को हम सब एक निडर, बेखौफ नेता के रूप में जानते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अरे वो तो एक शर्मीले नौजवान थे जिन्हें भीड़ से ज्यादा किताबें अच्छी लगती थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक इतना शर्मीला लड़का महात्मा कैसे बन गया? चलिए देखते हैं ये सफर कैसे शुरू हुआ। तो गांधी का सफर शुरू होता है 1869 में गुजरात के पोरबंदर से। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जीवन आगे बढ़ा। 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबा से शादी हो गई। फिर कानून की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1893। एक कानूनी काम के लिए वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, और बस यहीं से उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका आप कह सकते हैं गांधी के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। वहीं पर उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का वो कड़वा घूंट पिया। सोचिए, उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, बार बार अपमानित किया गया। लेकिन यही अपमान था जिसने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी नहीं बूझी। और बस इन्हीं अनुभवों ने उसी शर्मीले वकील को एक निडर एक्टिविस्ट में बदल दिया। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अब चुप रहना कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब लड़ने का वक्त आ चुका था। लेकिन हाँ, लड़ना था, पर अपने तरीके से। और जो सफर सिर्फ 1 साल के लिए शुरू हुआ था ना, वो देखते ही देखते 2 दशकों की मतलब 20 साल की लड़ाई बन गया। गांधी वहीं रुक गए। उन्होंने वहां भारतीयों और स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। और यहीं इसी जमीन पर उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार मतलब अहिंसक प्रतिरोध को तराशा। इस बीच भारत में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो चुकी थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेताओं ने गांधी को वापस बुलाया। तो साल 1915 में जब गांधी भारत लौटे, तो वो सिर्फ एक वकील नहीं थे। नहीं, वो एक मंझे हुए अनुभवी नेता थे, जिनके पास अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया फलसफा था। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा अध्याय। अब गांधी अपने सिद्धांतों को दक्षिण अफ्रीका की छोटी छोटी गलियों से निकालकर भारत के करोड़ों लोगों तक लेकर आए, और इस बार चुनौती दी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को, ब्रिटिश राज को। भारत पहुंचते ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमान संभाली। देखिए, उनकी असली ताकत क्या थी बताए? लोगों को एक साथ लाना, उन्हें एकजुट करना। एक ऐसा देश जो धर्म और जाति में बुरी तरह बटा हुआ था, गांधी ने उन सबको एक ही झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आजादी का झंडा। उन्होंने ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती देने के लिए एक के बाद एक 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन छेड़े। पहला असहयोग आंदोलन, फिर वो मशहूर डांडी मार्च, और आखिर में भारत छोड़ो का वो निर्णायक आह्वान। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये अहिंसक प्रतिरोध की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। तो ये जो 1922 का असहयोग आंदोलन था, इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश शासन की आर्थिक कमर तोड़ना। लोगों से कहा गया कि वो ब्रिटिश सामान, स्कूल, हर चीज का बहिष्कार करें, और लोगों ने किया भी। इससे अंग्रेजों की नींव तक हिल गई। ये आंदोलन इतना असरदार था कि सरकार ने गांधी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। फिर जरा 1930 के दांडी मार्च के बारे में सोचिए। नमक कानून तोड़ने जैसा एक मतलब कितना सीधा साधा काम था, पर इस एक काम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हजारों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, और यह इस बात का सबूत था कि गांधी की आवाज अब एक इंसान की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज बन चुकी थी। तो दशकों का ये संघर्ष अब अपनी मंजिल के बहुत करीब था,
भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। लेकिन इस नए जन्म के साथ बलिदान की एक बहुत दर्दनाक कहानी भी जुड़ी हुई थी। गांधी ने जो एक छोटी सी चिंगारी लगाई थी ना, वो अब तक पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। उनके अहिंसक आंदोलन और हाँ, दूसरे क्रांतिकारियों के बलिदान, इन सब ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को आखिर घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार। जी हां, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद था। सदियों की गुलामी, लाखों लोगों का बलिदान और संघर्ष, वो सपना आखिरकार सच हो गया था। लेकिन आज़ादी का जश्न अभी ठीक से मनाया भी नहीं गया था कि देश पर शायद सबसे बड़ा आघात हुआ। 30 जनवरी 1948 अहिंसा के उस सबसे बड़े पुजारी की हिंसा से हत्या कर दी गई। नाथूराम गॉडसे की गोलियों ने सिर्फ गांधी के शरीर को नहीं, बल्कि जैसे पूरे देश की आत्मा को ही छलनी कर दिया था। गांधी का शरीर तो चला गया, लेकिन गांधी का विचार वो अमर हो गया। उनकी विरासत अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसा दर्शन बन गई जो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था। असल में उनके पूरे जीवन का सार एक ही शब्द में था, अहिंसा। वो इसे हर मुश्किल, हर समस्या का जवाब मानते थे। यही उनकी पहचान थी और यही वो सबसे बड़ी विरासत है जो वो पूरी दुनिया के लिए छोड़कर गए। और ये विरासत ये सिर्फ भारत की सीमाओं में ही नहीं बंधी रही। अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई हो या फिर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, गांधी के अहिंसा के विचार ने दुनिया भर में न जाने कितने आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो आखिर में सवाल बस यही है, आज की इस उलझी हुई जटिल दुनिया में क्या गांधी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं? क्या उनका दिखाया रास्ता आज भी दुनिया को बदल सकता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।